गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, आज से फिर अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए और इसके पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 जो था धात और आधात, उसके बारे में हमने पढ़ा और उस चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़ के समाप्त किया। और आज जो है नेक्स्ट चैप्टर यानी अगला चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है वह है कार्बन एंड उनके यौगिक। इसे क्या कह सकते हैं? कार्बन एंड दे इट्स कंपाउंड भी कह सकते हैं या देयर यूनिट भी कह सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, फिर से हम आज अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए इसके पहले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 जो हमारा था धात और अधात, उसको पूरी तरीके से हमने पढ़ के समाप्त किया। और आज से हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, वह है कार्बन और उनके यौगिक, जिसे कहा जाता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यानी कंपाउंड का मतलब यह होता है यौगिक होता है। यानी यौगिक आप कैसे बनता है? आप जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात से जो हमारा पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो बच्चों, यह जो आपका कार्बन है यह बहुत ही यौगिक बनाता है। यानी आप कह सकते हैं कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें यह सभी तत्वों में से सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है। क्यों बनाता है, इसके बारे में हम आज इस चैप्टर के यानी कार्बन के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो पहले नंबर कार्बन जो बच्चों है यह आपका एक अद्वितीय तत्व है। अद्वितीय का मतलब यह होता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वह अन्य तत्वों से अलग है। और बच्चों, यह जो है आपका एक आधात है। आधात तो आप अभी इसके जस्ट ही पढ़े हैं, मतलब धात और आधात क्या होता है। तो आप जानते हैं कि आधात जो होता है वह जो है आपका उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी चमक नहीं होती है। और जो आपका धातु होता है वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। अधातु आपका जो होता है वह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। लेकिन आपका जो कार्बन है यह इलेक्ट्रॉन ना तो ग्रहण करेगा और ना ही इसका दान करेगा, बल्कि वह क्या करेगा? साझेदारी करके अपने अष्टक को पूरा करता है। बच्चों, अभी हम इसके बारे में डिटेल से आपको जानकारी देते हैं। अब देखिए, कार्बन जो आपका कार्बन होता है बच्चों, इसका जो प्रतीक होता है वह C होता है। क्या होता है? C। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह होता है 6। और इसके कोष आप कह सकते हैं, अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं KLMN यानी KLMN, तो आप जानते हैं K कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, L में 8, M में 18 और N में 32। यानी अगर कोई तत्व M कोष में जाएगा तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? 32 होती है। तो अगर बच्चों हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं KLMN से, तो आप देखिए K कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। तो उसमें अगर 6 में से हम 2 देंगे तो यहाँ बचेगा कितना? 4। और उसके बाद जो 4 इलेक्ट्रॉन है वह हमारा जाता है L कोष में। यह कोष है आपका। अब देखिए, जो L कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वह कितनी है? 4। लेकिन होनी कितनी चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। तो बच्चों, आपके जितने भी तत्व हैं वह सोचते हैं या वह चाहते हैं कि हम अक्री बन जाए, यानी हमारा जो अष्टक है वह पूरा हो जाए। तो बच्चों देखिए, अगर आपका कार्बन जो है वह 8 इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक में होने के लिए, तो या वह चाहे कि हमारा अष्टक पूर्ण हो तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकता है या तो 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है। लेकिन बच्चों, आपका जो यह कार्बन होता है वह अगर मान लीजिए कोई कार्बन तत्व अगर 4 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो उस पर क्या आ जाएगा? 4+ आएगा। जो कि यह देखिए बच्चों, आपके पास जो है कार्बन है यह 4 इलेक्ट्रॉन का दान नहीं करता, यानी आपका यह देता ही नहीं है। अगर मान लीजिए अगर यह 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस पे कितना चार्ज हो जाता? माइनस का चार्ज। लेकिन बच्चों देखिए, यह जो आपका कार्बन 4- दिखा रहा है, यह जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके 4 ऋणायन बना सकता है। लेकिन बच्चों, इसके
जो पास है इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 प्रोटॉन है। तो बच्चों अब देखिए, अगर मान लीजिए यह 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएंगे। लेकिन बच्चों यह 4 इलेक्ट्रॉन आपका ग्रहण नहीं कर सकता है, इसलिए ना तो यह प्लस 4 संयोजकता दिखाता है और ना ही यह प्लस माइनस 4 संयोजकता दिखाता है। बच्चों यह क्या करता है, अपनी समस्या को सुलझाने के लिए वह एक दूसरे तत्व से क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है और अपने अष्टक को पूरा कर लेता है। तो बच्चों आप जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है जो आपका कार्बन है वह न तो इलेक्ट्रॉन का दान करता है और न ही इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, जिसकी वजह से उस पे ना तो यानी इस कार्बन पे ना तो प्लस चार्ज पॉजिटिव धनायन आता है और ना ही माइनस चार्ज ऋणायन आता है। यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का आपस में क्या कर लेता है, साझेदारी कर लेता है। और जो आप जानते हैं कि जो साझेदारी से जो बंध बनता है, जो यौगिक बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध। यदि आपसे पूछा जाए कि आप सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन की आपस में क्या करता है, साझेदारी करता है और उनसे जो आपका बंध बनता है उस बंध को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। और उन बंध की सहायता से जो यौगिक बनता है उसे आप कह सकते हैं कि वह आपका जो यौगिक होगा वह कैसा यौगिक होगा, सहसंयोजी यौगिक होगा। तो बच्चों अब देखिए, आप जान गए कि आपका जो कार्बन तत्व होता है वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके बांड बनाता है। तो बच्चों अब देखिए, हम जानते हैं थोड़ा सहसंयोजी आबंध क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, हम देखते हैं कि सहसंयोजक बंध क्या होता है। तो देखिए बच्चों, लिखा गया आपके बोर्ड पे, कहा गया दो समान व असमान परमाणुओं के मध्य बराबर की साझेदारी द्वारा जो बंध बनते हैं उन्हें सहसंयोजक आबंध कहते। क्या बताया गया, यानी मान लीजिए आपके पास कोई परमाणु, चाहे वह समान प्रकार के परमाणु है या असमान परमाणु, तो उनके मध्य अगर बराबर की इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा, यानी मान लीजिए आपके पास कोई कार्बन है, अगर वह एक इलेक्ट्रॉन तैयार करता है, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, तो दूसरा जो आपका परमाणु होगा वह भी जब एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनाएगा तो उस बंध को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। न कि अगर मान लीजिए दो बंध या इसका 2 इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का और यह जो आपका कार्बन है इसका 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रकार से आपका जो बंध होता है सहसंयोजी बंध, यह आपका इस प्रकार से नहीं बनता, बल्कि जितने भी मान लीजिए जो क्या बताएगा, 2 समान परमाणु हो या असमान परमाणु हो, उनमें जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी वह उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वह क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मान लीजिए अगर एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इस कार्बन का होगा, तभी इनके मध्य क्या होगा, आपका जो बंध बनेगा वह सहसंयोजी बंध बनेगा। तो वही आपसे कहा गया है कि 2 समान व असमान परमाणुओं के मध्य बराबर की साझेदारी द्वारा जो बंध बनते हैं उन्हें सहसंयोजक आबंध कहते हैं। फिर आगे अगर आपसे मान लीजिए कोई पूछे कि सहसंयोजक आबंध किसे कहते हैं, तो आप इस डिफिनेशन को बता सकते हैं। अब देखिए उसके आगे क्या कहा, जिन यौगिकों में ए बंध पाए जाते हैं उन्हें सहसंयोजी यौगिक कहते हैं, और जिन यौगिकों में यह बंध आपका सहसंयोजी आबंध पाया जाता है उन यौगिकों को क्या कहा जाता है बच्चों, सहसंयोजी यौगिक कहा जाता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि सहसंयोजी आबंध यौगिक क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि जिन यौगिकों में सहसंयोजी आबंध पाया जाता है उन यौगिकों को सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। अब देखिए बच्चों, एक शब्द आपका आता है सहसंयोजकता। क्या आता है बच्चों, सहसंयोजकता।
सहसंयोजकता का मतलब यह होता है बच्चों कि जब वह कोई भी यौगिक है आपके पास और वह जो है सहसंयोजी आबंध बना रहा है, बंध बना रहा है, तो उसकी संयोजन करने की क्षमता क्या, यानी वह कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, या मान लीजिए कोई भी तत्व है किसी दूसरे तत्व से कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा वही उस तत्व की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। सहसंयोजकता भी आप कह सकते हैं उसी को। तो बच्चों सहसंयोजकता उसे कहते हैं कि किसी तत्व द्वारा साझे में दिए गए या प्राप्त किए गए इलेक्ट्रॉनों को उस तत्व की सहसंयोजकता कहते हैं। तो वही बात हुई, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन साझे द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है उसे ही उस तत्व की क्या कहते हैं, सहसंयोजकता कहते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं कि जो आपका बंध होता है जिसे हम आबंध भी कहते हैं, या बंध कहे, दोनों आपकी एक ही बात कही जाती है, यानी बॉन्ड बनाना जिसे आप बॉन्ड कहते हैं। तो बॉन्ड बच्चों आपका जो है कार्बन तत्व है यह आपका 3 प्रकार का बॉन्ड बनाता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, यानी एक बनाता है सिंगल बॉन्ड। तो अगर वह सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसे एक लाइन के द्वारा, यानी इस लाइन, एक लाइन के द्वारा उसे क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब यह होता है कि वह जो है 2 परमाणुओं के, मान लीजिए जब 2 परमाणु हों और एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके जो बॉन्ड बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड कहते हैं। और सिंगल बॉन्ड को एक सीधी लाइन के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। और आपके पास कोई कार्बन है कोई तो जो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके बॉन्ड बनाता है, तो वहाँ आपका जो बॉन्ड बनता है वह होता है आपका द्विसंयोजी। क्या होता है बच्चों, द्विसंयोजी बंध होता है। और इसको हम डबल लाइन के द्वारा क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और जब मान लीजिए परमाणु 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके आपका बंध बनाता है, तो उनके द्वारा जो बंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिसंयोजी बंध कहते हैं। और त्रिसंयोजी बंध को हम ट्रिपल लाइन के द्वारा क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो आपका होता है एक लाइन द्वारा जो आपका बंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एकल बंध कहते हैं। और जो 2 लाइन के द्वारा यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, द्विबंध कहते हैं। अगर मान लीजिए आपका 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके आपका कार्बन बंध बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिबंध कहते हैं। तो बच्चों देखिए आपका जो कार्बन होता है वह सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी बनाता है, द्विबंध भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड, जिससे हम क्या कहते हैं, त्रिबंध कहते हैं। तो बच्चों यह आपका जो कार्बन है यह जो है तीनों प्रकार के बॉन्ड बनाता है। इसलिए कहा जाता है कि यह जो आपका कार्बन है यह सभी तत्वों में क्या है, अद्वितीय है, यानी इसके जो गुण है वह सभी तत्वों से क्या है, अलग है। और आपका बच्चे देखिए आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने कार्बन का किया है तो इसका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 हुआ। तो आप जानते हैं कि K कोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और L में हमारा जो होता है 8 होता है और L में हमारा 18 होता है और N जो हमारा कोश होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होती है। तो बच्चे देखिए अब यहाँ पे आपका जो कार्बन है उसके बाद उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और होने कितने चाहिए, अगर वह आपका चाहता है कि कार्बन अस्थायी हो जाए पूरे तरीके से तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 4 है, अगर 4 मिल जाएगा तो उसके पास क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आपका जो कार्बन है वह पूरी तरीके से अस्थायी उसका यौगिक हो जाएगा। तो बच्चों आपका जो कार्बन होता है या जहां कहीं भी यानी किसी भी यौगिक के साथ अगर यह बॉन्ड बनाता है तो वह वहां पे 4 बॉन्ड बनाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो कार्बन कहीं भी किसी भी तत्व के साथ अगर वह बंध बनाता है तो वहां मान लीजिए वह 4 बॉन्ड बनाएगा। अगर वह 3 बना रहा है तो जान लीजिए आप उसकी संरचना को
गलत लिखे या गलत प्रदर्शित किया गया है। तो आप देखिए, अगर कार्बन बच्चों सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा तो इस प्रकार से, यानी जो चारों संयोजकताएं होंगी वह कार्बन की सिंगल बॉन्ड से इस तरह पूरी होती है। अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड बना रहा है कार्बन, तो उसमें मान लीजिए अगर एक डबल बॉन्ड है तो दो आपका क्या होगा, सिंगल होगा, या आपका दोनों डबल हो सकता है। अगर दोनों डबल बॉन्ड बना रहा है तो आपका इस तरीके से प्रदर्शित किया जाए। और मान लीजिए कि आपका कार्बन अगर कितनी बॉन्ड, तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके बॉन्ड बनाएगा तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा, संरचना होगा, वह इस प्रकार से होगा। तो बच्चों देखिए, आज जो आपको लाइन दर्शाया गया है, इससे आपका मतलब नहीं कि मतलब उससे पीछे दर्शाया जाए या आगे, इसको आप कहीं भी दिखा सकते हैं, लेकिन आपको यह दिमाग में रखना है अपने कि आपका जो कार्बन होगा वह किसी भी यौगिक किसी भी तत्व के साथ जो है साझेदारी इलेक्ट्रॉन का करेगा, तो वह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कितना करता है, 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा और हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो बच्चों देखिए, आपका जो कार्बन होता है आपने जाना उसके बारे में कि वह 4 बॉन्ड बनाता है, और वह जो है सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। इसी यही कारण है कि आपका जो कार्बन है वह सबसे लंबी चेन बनाता है, और सभी तत्वों में चेन बनाने की गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन आपका जो कार्बन होता है इससे आप चाहे जितने कार्बन को जोड़ सकते हैं। और इस समय यही कारण है कि कार्बनिक यौगिकों की खोज जो है इसकी चैन बनाने की वजह से क्या है, बहुत सारे इनके यौगिक को खोजा जा चुका है अन्य तत्वों की अपेक्षा। तो चलिए बच्चों, हमने जाना इस प्रकार से कि आपका सहसंयोजी अबंध क्या होता है, सहसंयोजकता क्या होता है, और आपके सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि आप जो सहसंयोजक अबंध होता है वह किस प्रकार से बनता है। अब इनके बारे में हम जानकारी आज लेंगे। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि हमारा जो हाइड्रोजन अणु बनता है, क्या हाइड्रोजन अणु का बनना। हाइड्रोजन अणु का बनना, तो हाइड्रोजन जो बच्चों आपका होता है, हाइड्रोजन का जो अणु होता है वह क्या होता है, H2 होता है। तो आप बताइए किस प्रकार से बनता है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है यह पहला तत्व है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह कितना होता है, 1। अब देखिए, अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है K, L, M से, इसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1। अब देखिए इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चाहिए इसी कोष में कितना, 2। तो क्या करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो एक ही इलेक्ट्रॉन इस कोष में जाता है, K कोष में। अब क्या होता है बच्चों, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन की किसी से साझेदारी करता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, आपका जो हाइड्रोजन है यहाँ पे 2 तत्व हैं, यानी 2 परमाणु कह सकते हैं हाइड्रोजन के, तब जाके हाइड्रोजन का क्या बना हुआ है, एक अणु बना हुआ है। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु को आपस में क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, तो उनके बीच जो बंध बनता है वह क्या बनता है, सहसंयोजी अबंध बनता है। तब जाकर के क्या होता है, आपके हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण होता है। तो चलिए हम बताते हैं। मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के बाद उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है। मान लीजिए हाइड्रोजन यह है और इसका जो है कोष होता है, तो मान लीजिए इसके कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करता है बच्चों, दूसरा परमाणु जो होता है या हाइड्रोजन के या दूसरा परमाणु है, और इसके बाद उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों क्या करते हैं, यह जो आपस में दोनों परमाणुओं के, हाइड्रोजन के दोनों परमाणुओं के बाद उसमें 1-1 इलेक्ट्रॉन है, यह सहसंयोजक बंध बनाते हैं 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके। जब बच्चों यह 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तब क्या होता है, तब यह आपकी जो संरचना होती है
वह आपका जब बंद बनेगा तो यहाँ से वह इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, उनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहाँ से आपका स्ट्रक्चर जो होता है वह इस प्रकार से आपका बनता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ दोनों के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए अगर हम देखें ध्यान से तो यार मान लीजिए इस हाइड्रोजन का कोष है, तो इसमें देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, 1 2 हो गई। और इस हाइड्रोजन के कोष को देखते हैं तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो गए। तो बच्चों देखिए इस प्रकार से वे क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके क्या करते हैं, अपने अष्टक को पूरा करते हैं। तो इसके बाद जो इनका स्ट्रक्चर बनता है, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, तो इनके बीच जो आपका बॉन्ड बनता है वह क्या होता है बच्चों, सिंगल होता है। तो इसको हम इस तरीके से यानी सिंगल लाने से भी क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यह आपका क्या हो जाता है, अब इसी को हम मिला के लिख देते हैं तो आपका बन जाता है H2। तो बच्चों इस प्रकार से आपका क्या होता है, हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण होता है। जब वह किस प्रकार से होता है, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा वे आपस में क्या बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं, और वह सहसंयोजक आबंध के द्वारा क्या करते हैं, हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों देखिए हाइड्रोजन का आपका जो एक अणु होता है वह बनता है। अब इसी प्रकार से देखिए बच्चों, आप ऑक्सीजन अणु का बनना, क्या हम आपको बताते हैं कि आप ऑक्सीजन का जो अणु होता है वह किस प्रकार से बनता है। आप इसको नोट कर लेंगे, वीडियो को नोट करके। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि ऑक्सीजन क्या कहते हैं, O2 कहते हैं। तो बच्चों देखिए आप अगर जो ऑक्सीजन होता है उसके बाद उसके पास जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह कितने होती है, 8 इलेक्ट्रॉन। और अगर इसका हम देखिए अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं KLMN से, तो K कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, तो 2 हो गया। अब यहाँ L में कितना चाहिए, 8, लेकिन यहाँ इसके पास 8 है, 2 इलेक्ट्रॉन K कोष में चला गया, बचा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, आपका L कोष में जाएगा। तो बच्चे जब L कोष में जाएगा, अब देखिए लेकिन L कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी कितनी चाहिए थी, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है कितना उसके पास, 6। तो क्या करता है बच्चे, वह अपने अष्टक को पूरा करने के लिए वह 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है, साझेदारी करता है। तो बच्चों अब देखिए अगर हम हाइड्रोजन की संरचना बनाते हैं, तो मान लीजिए हमारा ऑक्सीजन हो गया। अब इसके अगर एक कोष को हम बनाते हैं, K कोष है, इसे मान लीजिए 2, आपका इसका अष्टक पूरा है, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं। मान लीजिए हम L वाला बनाते हैं, तो L कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 6। तो मान लीजिए अगर हम स्टार्ट लाइन के द्वारा इसको हम प्रदर्शित करते हैं डार्क गोले के द्वारा, तो इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब दूसरा ऑक्सीजन जो है, अब इसके बाद विवाह कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने इस तरीके से प्रदर्शित कर दिया। अब देखिए बच्चों क्या होता है, वह अपना अष्टक पूरा करने के लिए आपस में क्या करते हैं, 2 जब वह साझेदारी करते हैं बच्चों, तो देखिए उनका ये जो संरचना है वह किस प्रकार से बनती है। दूसरा ऑक्सीजन है, अब इसके भी बात कोष में कितने, अब देखिए अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसके कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जा रही है कितना हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इधर से देखें तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से वे क्या की 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके क्या करते हैं, अपने अष्टक को पूरा करते हैं। अब देखिए बच्चों इसी को हम लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड O। अब यह डबल बॉन्ड क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है, तो इनके बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। अब इसी को हम मिला करके लिख सकते हैं O2 लिख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से
आपका जो ऑक्सीजन का एक अणु होता है वह ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके क्या ऑक्सीजन का एक अणु बनाता है। तो अब बच्चों आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आपका N2 जो होता है यानी नाइट्रोजन का एक अणु, तो नाइट्रोजन जो होता है बच्चों इसी प्रकार से क्या 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके आपस में क्या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा अपने स्टेप को पूरा करता है। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, आपको अपने होमवर्क वाली कॉपी में N2 की और जल की और मेथेन यानी जो CH4 जिसका सूत्र होता है इनके अणु को क्या करना अपनी कॉपी में आपको बनाना है। आज का आपका होमवर्क यही है और आज का आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि सहसंयोजी यौगिक की विशेषताएं क्या होती हैं और यह बनते कैसे हैं। तो आप बनने के लिए तो जानेंगे कि वह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके बनते हैं। अब हम जानेंगे इसके बाद उनमें क्या अंतर होता है, उसके बाद कार्बन की प्रकृति के बारे में जानेंगे आगे। बच्चों बस आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। बस आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।